इंडियन लिटरेचर, कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर की जैसे मैं बात कर रहा था, हमारा कंसर्न तो वो बनता है कि हम पढ़ें कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो इंडिपेंडेंस के बाद लिखा गया स्पेशली, या उससे थोड़ा पहले लिखा गया, यानी कॉलोनियल लिटरेचर से हम स्टार्ट करें और पोस्ट कॉलोनियल तक फिर आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जा सकते हैं, ऐसा कोई इतना इशू नहीं है। हल्का सा हम इंडियन लिटरेचर की लेगेसी थोड़ी सी देख लेते हैं। बहुत दुनिया का कदीम तरीन लिटरेचर इसे समझा जाता है, तो एक दो स्लाइड में हम बस उसको देखेंगे और फिर मॉडर्न टाइम्स को हम देखेंगे। तो शायद ये आज का लेक्चर हमारा मे भी दो हिस्सों में चला जाए। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर को कहा जाता है कि दुनिया का कदीम तरीन की लिटरेचर है। और अगर आपको याद हो कि हम वेस्टर्न लिटरेचर में हम पढ़ते हैं कि उनकी कदीम तरीन जो नज़में हैं वो होमर ने लिखी थी, इलियड, ओडेसी वगैरह। लेकिन उससे भी बहुत पहले, या शायद जो हमने पिछले दिनों एक गिलगामेश की बात की, जो नई एक पोइम हमें मिली है, उसके कुछ हम असर पोइम हमें लिखती हैं महाभारत और रामायण वगैरह जो है। तो इंडियन लिटरेचर के रूट्स बहुत पुराने हैं, और ये लिटरेचर जो मोस्टली जो पुराना लिटरेचर है, दैट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। Texts were produced about 16th century BC by the people known as Aryans, were cattle herders who were originally nomadic, who established kingdom in the North India. तो ये आर्यन रेस का जो तस्वर है वो भी यहाँ पे मिलता है, इंडो यूरोपियन। इसी वजह से सर जॉन्स जब यहाँ पे आते हैं तो वो फाइंड करते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन लैटिन और ग्रीक और संस्कृत के दरमियान। इसका मतलब ये तीनों ज़बानें किसी ज़माने में किसी एक ही ट्राइब ये अलग हुआ है, और नॉर्दर्न जो इंडिया है वहाँ पे जो लोग हैं वो उसी से बिलोंग करते हैं। खैर, जो बहुत ही पुराना लिटरेचर है वो रिलीजियस टेक्स्ट है। एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, और रिलीजन के जो टेक्स्ट हैं उनमें बड़े बड़े जो नाम है, एक आता है वेदास, जिसका मतलब होता है, वेदा का मतलब होता है बुक ऑफ नॉलेज, कंपोज्ड इन ओल्ड संस्कृत बाय आर्यन पोइट्स। जो शुरू में यहाँ पे लोग आए थे, वेदास वो साथ लेके आए थे, एंड कॉन्स्टिट्यूट द फंडामेंटल स्क्रिप्चर ऑफ द हिंदू रिलीजन। ये फंडामेंटल एक बुक है हिंदू रिलीजन की, और बुक ऑफ नॉलेज कहते हैं, वेदास हैं, और पोइट्री फॉर्म में ज्यादातर ये लिखे गए, एंड यूज्ड एज ए सैक्रामेंटल राइट्स ऑफ द हिंदुइज्म, कंपाइलेशन ऑफ द टू मेजर लिटरेरी फॉर्म्स, hymns of the praise to the nature deities, ritual chants to accompany Aryan religious rituals. तो 4 वेदास में इसको डिवाइड किया जाता है, कलेक्टिवली इनको वेदास यानी बुक ऑफ नॉलेज कहा जाता है, और जिसमें 4 बड़े नाम हैं। ऋग्वेदा यानी क्रिश्चियन हिम्स हैं इसके अंदर, और सामवेदा बुक ऑफ चैंट्स, और यजुर्वेदा द प्रेयर बुक, एंड अथर्वा वेदा द बुक ऑफ स्पेल्स। ठीक है, तो ये 4 किस्म के जो उनके रिलीजन का ये बेसिक टेक्स्ट है, और 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। ज़्यादा हमें याद ना भी रहे तो हमें ये पता है कि वेदा का मतलब है बुक ऑफ नॉलेज, जो कि ओल्ड संस्कृत में इसको लिखा गया उस जबान के अंदर, और ये हिंदुइज्म का बेसिक रिलीजियस टेक्स्ट में शुमार होते हैं, और ओल्डेस्ट एक लिटरेचर का भी पार्ट है। उसके अलावा जो है वो है ब्राह्मणास। ये प्रोज टेक्स्ट है, वो जरा पोइट्री फॉर्म में है। प्रोज टेक्स्ट दैट डिस्कस द सोलम सैक्रिफिशियल रिचुअल्स एज वेल एज कमिटमेंट ऑन देयर मीनिंग, कंपोज्ड बाय द हिंदू प्रीस्ट। तो ब्राह्मणास भी वेदास की तरह की चीज है, और एक रिलीजियस टेक्स्ट है। उसके अलावा है आयरन आकाश, वाइल्डरनेस टेक्स्ट है, फॉरेस्ट ट्रीटिजी कंपोज्ड विद द पीपल्स हु मेडिटेटेड इन द वुड्स, डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेंजरस रिचुअल्स। तो ये भी उनके रिलीजन से रिलेटेड हैं, कोई नहीं हमें नाम भी याद रहे तो ब्राह्मणास और वेदास हमें ये पता है कि वो कदीम तरीन जो हैं, या आयरन आकाश जो हैं। और उसके अलावा उपनिषद जो हैं, कंपोज्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेजेस हु क्वेश्चन द यूजफुलनेस ऑफ द रिलीजन, रिचुअल रिलीजन, consist of the 108 dialogues between teachers and their students about the individual soul's unity. ये एक philosophical एक वर्क है, although religious philosophy है definitely, और dialogue है और discussion है about religion, about rituals और इस तरह की बातें ये उपनिषद के अंदर। और उसके अलावा एक important religion का text है जी टिपिटाका। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा भी नाम हमें लगता है टिपिटाका,
द थ्री बास्केट्स, इसका मतलब है टिपिटाका। ये जो है ना, दिस इज द मेजर रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। टिपिटाका के जो बुक है, द थ्री बास्केट जिसका नाम है, रिटन इन द पाली लैंग्वेज। ठीक है, नेपाल के अंदर जो है ना पाली लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि नेपाल के रहने वाले थे बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध जो थे। इंक्लूड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा एंड जाटाकास, स्टोरीज ऑफ द बर्थ ऑफ द बुद्धा। ये जो कि पाली जबान का लफ्ज है जाटाकास, इसका मतलब है, शायद हम उस तरह से इसे प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि हमारी जबान का ये लफ्ज नहीं है। स्टोरीज ऑफ द बर्थ ऑफ द बुद्धा, यानी बुद्धा की लाइफ के ऊपर काफी सारी इसके अंदर स्टोरीज हैं। इट टेल्स द 547 स्टोरीज ऑफ द बुद्धिस्ट फॉर्मर बर्थ। ठीक है, उनकी लाइफ, उनकी बर्थ के बारे में, उनके वाकया जो है उनकी लाइफ के इस बुक के अंदर है। टिपिटाका, टिपिटाका जो है ये बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, बेसिक बुक है उनकी। ठीक है, और उपनिषद जो है ये फिलोसफिकल थोड़ी बुक है, स्पिरिचुअल फिलोसफिकल बुक। जबकि आयरनाकस जो है ये फॉरेस्ट रिचुअल्स के बारे में है, जंगलों में जो वो करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं। तो ब्राह्मणास और वेदास जो है ना, ये उनके नॉर्मल जो रिलीजन के रिचुअल्स और टेक्स्ट और प्रेयर्स और चैंट्स और सारा कुछ है इसके अंदर। जो हिंदू रिलीजन है वो सारा बेस कर रहा है वेदास और ब्राह्मणास के ऊपर। उसके अलावा हेरोइक टेक्स्ट लिखे गए, यानी एपिक, जो पुरानी एपिक है, जैसे हमने स्टार्ट में मेंशन किया था, दैट वाज महाभारत एंड रामायण। ये एपिक पोएम्स हैं। ठीक है, उनके जो रिलीजन के टेक्स्ट हैं ना वो दूसरे हैं जो हमने अभी मेंशन किए थे। ऑल्दो इसका भी उनके रिलीजन से ही ताल्लुक है, वहीं से थीम लिए गए हैं, बट हम ये जो है ना एपिक फॉर्म में, हेरोइक कपलेट फॉर्म में लिखी गई, उसी ट्रेडिशन में जिस तरह होमर लिख रहा था और जिस तरह गिलगामेश का आथर लिख रहा था, ये बिल्कुल उसी स्टाइल में। इसका मतलब वहाँ मकबूल था पुराने जमाने में हेरोइक कपलेट में epic poetry लिखना। So Mahabharata, the great epic of Bharata dynasty, written by the poet Vesal. Vesal ने इसको लिखा एक आइडिया के मुताबिक, a tale of dispute between the two branches of the Bharata clans over the right to rule the kingdom. ठीक है, दो क्लैन के दरमियान ये सारी लड़ाई है, महाभारत होती है उनके दरमियान के डायनेस्टी पे कौन रूल करेगा। और रामायण जो है द वे ऑफ रामा, जिसका मतलब है, written by the poet Valkimi, tells the story of the hero Rama, prince of Ayodhya. तो अयोध्या जो प्लेस है उसके वो प्रिंस थे रामा, एंड इनकारनेशन ऑफ द गॉड विष्णु, जिन्हें समझा जाता था कि जमीन पे गॉड की शक्ल है, विष्णु गॉड है उनकी शक्ल, हिंदू मिथोलॉजी है। लेकिन हमें जो याद रखने वाला पॉइंट है, अगर हमने याद रखना है कि पहले हमने देखा रिलीजियस टेक्स्ट कौन से हैं जो बहुत ही पुराने हैं, जिसपे हिंदुइज्म सारा बेस कर रहा है। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम उसको रख लेते हैं ताकि एक बड़ी पिक्चर हमें पता चले, जिसमें मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटिंग आएगी। फिर कहीं ना कहीं असर तो होता होगा पुरानी चीज़ों का। तो जो हेरोइक जो टेक्स्ट है, जो एपिक पोएम्स हैं, दो कदीम तरीन एपिक्स का क्लेम भी है इनके पास कि शायद ये दुनिया की कदीम तरीन नज़में हैं, महाभारत और रामायण। उसके बाद ये टाइम आता है इनका क्लासिकल लिटरेचर का। क्लासिकल लिटरेचर जब बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ, रिच वैरायटी में काम हुआ है, उसको हम कहते हैं क्लासिकल पीरियड इनका था। वो अर्ली पीरियड है, ये क्लासिकल पीरियड है। फिर आगे हम देखेंगे लेटर पीरियड को। स्टार्टेड विद द फ्लावरिंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ता जो डायनेस्टी थी उसके साथ ये स्टार्ट होता है। द ग्रेट अचीवमेंट इन द फिलोसफी, साइंस, आर्ट, रिफ्लेक्टेड वैल्यूज ऑफ द हिंदुइज्म यहाँ पे डेवलप होती हैं। और बहुत बड़ा जो नाम है ना पुराने आथर्स में, क्लासिकल जिन्होंने थ्योरी भी दी है ड्रामा वगैरह की, दैट इज कालिदासा, इंडियंस प्री एमिनेंट क्लासिकल पोएट और ड्रामाटिस्ट समझा जाता है। कालिदासा जो है वो शायद सोफोक्लिस के टाइम पर ही कहीं लिख रहा था। और इसने एपिक पोएम भी लिखी, जैसे रघुवंशा और मेघदत्ता, द क्लाउड मैसेंजर, डायनेस्टी ऑफ द रघु, जैसे उसका मतलब है लिरिक पोएम अबाउट द सेपरेटेड लवर्स। ठीक है, मेघदत्ता जो है, और रघुवंशा जो है दैट इज एपिक पोएम। लेकिन कालिदासा का जो काम है, जो मैं चाहता हूँ कि आपके ज़हन में लाजमी रहना चाहिए, वो है शकुंतला। शकुंतला जो है, दिस इज पोएटिक ड्रामा, tells the story of a love affair between a king and a woodland maiden, Shakuntala, a universal drama of the passion, separation, suffering, reunion of lovers। तो बिल्कुल एक जनरल थीम लिया है शेक्सपियर की तरह,
तो इसलिए आज के टाइम तक ये मकबूल है शकुंतला जो है। हम पढ़ रहे थे क्लासिकल लिटरेचर तक पहुंचे थे, और इससे भी कहते हैं तो दोबारा से मैं थोड़ा सा पीछे से हो लेता हूँ। तो अर्लीस्ट लिटरेचर से समझा जाता है, थोड़ा सा रिव्यू वापस में जा रहा हूँ, संस्कृत में लिखा गया वो जबान जो जिसको सर जोन्स ने जोड़ा लैटिन के साथ और कहा कि ये हो ना हो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज और संस्कृत जो है ये डॉटर लैंग्वेजेस हैं किसी और जबान की जो इनकी मदर कोई टंग थी, जैसे आर्यन लैंग्वेज या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कह लें, बाकी फिर सब ब्रांचेस हैं इनकी। तो अर्लीस्ट जो टेक्स्ट हमें मिलते हैं लिटरेचर फॉर्म में, आल दो वो रिलीजन के टेक्स्ट हैं बट उनकी लिटरेरी एक अहमियत भी है, और वो रिलीजियस टेक्स्ट थे जो सबसे पहले लिखे गए वो वेदास थे। वेदास के बारे में मैंने पढ़ा कि ये ओल्डेस्ट जो संस्कृत का वर्क है, और 4 वेदास मशहूर हैं, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा वेदा। तो कुछ ना याद हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेदास थे और वो 4 टेक्स्ट थे उनके। उसके अलावा भी रिलीजियस टेक्स्ट थे जैसे ब्राह्मणास, ठीक है, आर्यनाखास और योपनिषद, और ये हिंदू रिलीजन तक ये सारी चीजें बिलोंग करती हैं। योपनिषद जो हैं ये फिलोसफिकल टेक्स्ट है अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और टिपा जो टिपिटाका है, टिपिटाका द 3 बास्केट्स जो है ये पाली लैंग्वेज में लिखे जाने वाला बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। बुद्धिज्म जो है ना वो अलग रिलीजन है, न्यू फॉर्म थी वो। फिर हमने देखा कि एपिक पोएम जो लिखी, फिर हमने जानना है वो 2 एपिक जिनको बार बार मेंशन किया जाता है लिटरेचर के अंदर, महाभारत और रामायण। तो महाभारत जो है ना वो वे सॉल ने लिखी थी, और जो रामायण है वो वल्मीकि ने लिखी थी, तो शायद अगर उन्हें हम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्लासिकल लिटरेचर का टाइम आता है। उसके बाद एक रिच लिटरेचर की बुनियादें रखी गई, वो तो रिलीजियस था ना। अब एक प्योर लिटरेचर जो है वो फॉर्म आती है, और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है ना वो क्लासिकल टाइम में गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में जब इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा था काफी, तो इस टाइम के अंदर जो बड़ी किताब जो बड़ा ऑथर था वो कालिदास है। इनका नाम आज भी इनकी बुक जो है शकुंतला, वो मैं कई दफा देखी है मैंने बुक मार्केट में जब मैं जाता हूँ ना, तो इवन उर्दू में ट्रांसलेटेड मैंने शकुंतला देखी, वहाँ बुक मौजूद थी। सो कालिदासा ने शकुंतला लिखी, ठीक है, जो कि एक पोएटिक ड्रामा है, टेल्स द स्टोरी ऑफ ए लव अफेयर बिटवीन ए किंग एंड वुडलैंड मेडन शकुंतला, ठीक है, a universal drama of the passion, separation, suffering and reunion of lover। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शकुंतला जो है ना आप टास्क में लिख लें, आपने इसकी स्टोरी जो है वो समझनी है। पुराने वर्क्स में हम इसी को सिर्फ देखेंगे, और उसके अलावा जो आगे काम हमारे पास आता है पुरानास, अ जॉनरा ऑफ द मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स। अब पुरानास जो है ना ये ऐसी बुक्स हैं जिनमें मिथ्स हैं सारी। 5 टॉपिक्स ऑफ द पुरानास जिसमें आते हैं द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, the destruction and the recreation of the universe, the genealogy of the gods and the holy sages, and the reign of Manus, legendary Hindu figures, and the histories of the kings who trace their ancestry, the sun and the moon। तो ये सारी एक किस्म की मिथोलॉजिकल वर्क है, हैसियड की तरह, मेटामॉर्फोसिस की तरह। आप बड़ा सिमिलर है ये पुरानास जो है, इसको आप याद रख सकते हैं मेटामॉर्फोसिस के साथ कंपेयर करके, कि क्रिएशन की स्टोरी है, किस तरह मॉडर्न इंडिया वजूद में आया और गॉड्स का क्या रोल था, किस तरह। काइंडली किसी का माइक ऑन है, ऑफ रखिएगा। उसके बाद ये अगला टाइम आता है हमारे पास कॉलोनियल पीरियड टू इंडिपेंडेंस, 1947 से पहले पहले, अंग्रेजों के आने के बाद ब्रिटिश बिकेम ए colonial power now. The colonial government introduced English education for the upper class Indians so they can serve the colony. Introduction of the printing press which made possible the establishment of the newspaper journals। यहाँ पे ये चीजें आ चुकी थी, अंग्रेज आए, प्रिंटिंग प्रेस लेके आए, उन्होंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया, उन्होंने बुक्स प्रिंट की, यूनिवर्सिटियां बनाई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब बनी उन्हीं जमानों में। उसके अलावा जो है बंगाल में एक रिनेसां आया, मतलब सबसे पहले उसी साइड से वो आ रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़ा नाम हमें मिलते हैं स्टार्ट में कॉलोनियल एरिया के अंदर, जो बड़ा एक ऑथर हमें मिलता है बंगाल के अंदर जो रहते थे। और उन्होंने क्या लिखा, इनोवेटिव पोएट ऑफ द बंगाली लैंग्वेज, ड्रीव ऑन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ द पोएट्री एंड परफॉर्मेंस। इन्होंने बंगाली में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। द फर्स्ट नॉन यूरोपियन विनर ऑफ द नोबेल प्राइज,
इंडिया में मेरे ख्याल अभी भी तक इसके अलावा किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। इंडिपेंडेंट इंडिया को तो मेरे ख्याल में किसी को नहीं मिला, ना पाकिस्तान में लिटरेचर में किसी ने अभी तक लिया, टॉकिंग अबाउट लिटरेचर। तो इनको मिला था 1910 के अंदर। तो बुक थी गीतांजलि, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। इस एरिया में सिर्फ एक ही पोइट को मिल चुका है। और गीतांजलि जो है, तो मुझे याद पड़ा था, ये बुक मैंने देखी थी एक ज़माने में, बाय तो नहीं की थी, लाइब्रेरी में देखी थी। और इसका जो प्रेफिस है, मुझे याद लिखना नहीं याद रहा, इसका प्रेफिस है वो लिखा है आयरिश, बड़े फेमस एक पोइट है आयरिश, नाम क्या होगा, आयरलैंड के पोइट्स के नाम आते हैं किसी को? W.B. Yeats सर। यस, W.B. यीट्स ने ये बात नोट कर लें, इस बुक का प्रेफिस लिखा है W.B. यीट्स ने। वो अपने टाइम का बहुत बड़ा ऑथर है, आपको पता है। तो नोबेल प्राइज जीता W.B. यीट्स ने, के साथ इसकी फ्रेंडशिप थी और बड़ा कदर करता था वो रविंद्रनाथ टैगोर की। और टैगोर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। 1910 में मिला था। बेस्ट नोन वर्क है, कलेक्शन ऑफ द पोइम्स है। एक एक पोइम मुझे बस वो याद है कि एक ही पोइम पहली मैंने इसकी पढ़ी थी और बुक वापस रख दी। ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे आज भी याद है, 4-5 साल हो गए इस बात को। वो पोएम का थीम ये था कि हम जब छोटे होते थे, तो बच्चा था मैं, तो किस तरह मट्टी में लुथड़ा रहता था, उसके साथ खेलता था, फितरत के साथ हम आम होता था। और फिर वो लिखते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं साफ कपड़े पहनता हूँ और मट्टी का जरा भी कपड़ों पर नहीं पड़ने देता। तो अब देखो कितना अननेचुरल हो गया। ठीक है, तो फितरत के बारे में से बात करते हैं। उसके बाद आता है जी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, खास तौर पर स्पेशल जो सिर्फ प्योर इंग्लिश में लिखा गया। इंडियन इंडिपेंडेंस आपको पता 1947 में हमारे साथ ही दोनों मुल्क ये बने, पाकिस्तान और इंडिया, और मॉडर्न इंडिया की तरफ हम बढ़ते हैं साथ ही। इट इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज इंडो एंग्लिकन या इंडो एंजलियन एंग्लियन लिटरेचर, एंग्लो इंडियन भी समटाइम कहते हैं इसको, IEL। ठीक है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हैज अ रिलेटिवली रिसेंट हिस्ट्री, 2 centuries सारी बनती है इसकी। फर्स्ट बुक रिटन बाय एन इंडियन इन इंग्लिश वाज, जो पहली किताब, नोट करने वाली बात है, लिखी गई इंग्लिश के अंदर, पहली किताब लिखी, दैट वाज द ट्रेवल्स ऑफ द दीन मोहम्मद। ठीक है, तो दीन मोहम्मद जो है ना, वो बंदे का नाम था। A travel narrated by this शेख दीन मोहम्मद, असल में ये शेख है तो उन्होंने लिखा है इसे शेख दीन मोहम्मद, पब्लिश्ड इन इंग्लैंड 1794 के अंदर, इंग्लैंड में ये पब्लिश हुई थी। द ट्रेवल्स, एक ट्रेवल लॉग थे। पहली बुक उसे कहा जाता है कि इंडियन ऑथर ने लिखी थी, शेख दीन मोहम्मद ने, द ट्रेवल्स ऑफ द दीन मोहम्मद के नाम से। इट इज इन इट्स अर्ली स्टेजेस, IEL यानी इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज जो है या लिटरेचर जो है, वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न नॉवल। अर्ली इंडियन राइटर्स यूज्ड इंग्लिश अनअडल्टरेटेड बाय इंडियन वर्ड्स टू कन्वे, या इसका मतलब है कि उन्होंने बिल्कुल इंडियन ने कॉपी किया, वर्ड टू वर्ड जो है, स्टाइल टू स्टाइल जो है, फॉर्मेट टू फॉर्मेट जो है, वो ब्रिटिश, कोई अपनी लैंग्वेज अभी नहीं उसमें डाली है, इंडियनाइज नहीं किया इंग्लिश को, आगे चल के वो हो जाएगी। An experience which was essentially Indian, ठीक है, वो नहीं अभी बना। फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश, बेकम चंद्रा चैटर्डे, ठीक है, रोट राजमोहन वाइफ, ये नॉवल का नाम है, राजमोहन वाइफ, लिखा इन्होंने और पब्लिश हुआ 1864। इट इज द फर्स्ट इंडियन नॉवल रिटन इन इंग्लिश। इसे पहला नॉवल कहते हैं जो इंडिया के अंदर इंग्लिश में लिखा गया, जिसे बैंकिम चंद्रा चैटर्जी ने लिखा। उसके अलावा बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन बाय थोरो दत्त। थोरो दत्त वाज द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय एन इंडियन वुमन। थोरो दत्त वाज इंडियन वुमन और ये पहला नॉवल है जो एक फीमेल ऑथर ने लिखा। बियांका उसका नाम था, और द यंग स्पेनिश, दो सब टाइटल में नाम था, द यंग स्पेनिश मेडन, 1878 के अंदर ये लिखा था। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट वुमन ऑथर है, नॉवेलिस्ट है, तोरू दत्त। उसके बाद हम आ जाते हैं जी प्रोज वर्क जो इंग्लिश के अंदर होता है। द नॉन फिक्शनल बॉडी ऑफ द प्रोज वर्क कंसिस्ट, इसमें कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? लेटर्स, डायरीज, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, आर्टिकल, स्पीचेस,
यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल आपको पता आ रहा था, इंडिपेंडेंस की जद्दोजहद हो रही थी, तो ढेर सारी स्पीचेस लिखी गई, आर्टिकल्स लिखे गए, पॉलिटिकल स्पीचेस हुई, फिलोसफिकल वर्क हुआ। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी इज रिच एंड वेरिड। लेकिन हम सारे बहुत सारी बातें जाहिर बात इसमें मेंशन नहीं करेंगे। द स्पीचेस ऑफ स्वामी विवेकानंदा एंड रविंद्रनाथ टैगोर की भी स्पीचेस हैं, और चित्तरंजन दास जो है उनका वर्क भी है। बाल गंगाधर तिलक इनका नाम है, हम चूंकि नाम नहीं लेते तो हमारे लिए जरा फेमिलियर होना पड़ेगा इसमें। महात्मा गांधी हैं जिनको हम जानते हैं, एंड सुभाष चंद्र बोस है, इनका नाम भी हमने कुछ सुना है। टू नेम ओनली अ फ्यू, शेप्ड द डेस्टिनी ऑफ द मॉडर्न इंडिया एंड आल्सो द डेस्टिनी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। क्योंकि इनका स्पीचेस हैं, प्रोज वर्क की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेटर्स हैं। गांधी जो याद रखने वाला वर्क है वो यहाँ पे आ जाएगा, गांधी इंडियन होम रूल, ठीक है, या हिंद स्वराज जो है, ये बुक हमें याद रखनी है। 1910 में ये बुक आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोज वर्क में हम इसको याद रखेंगे, वरना तो बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत से लोगों ने इस पे काम किया। हिंद स्वराज के नाम से दूसरा नाम है इसका, इंडियन नेम, और इंडियन होम रूल के नाम से। Was written in an indigenized variety of the English language and challenged successfully the hegemony of the standard English। यहाँ पे स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो चेंज हो जाती है और इंडिजनाइज हो जाती है, लोकलाइज्ड हो जाती है, या इंडियनाइज हो जाती है। इंग्लिश जो है लोकल स्टाइल में, और डायलेक्ट एक नया डेवलप होता है, इंडियन डायलेक्ट। वो कौन सी बुक से स्टार्ट हो रहा है? गांधी की जो बुक है इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज, उसका वही मतलब है। उसके अलावा किसारी मोहन गंगुली ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू इंग्लिश, ये पहले हैं जिन्होंने महाभारत को वेस्ट में इंट्रोड्यूस करवाया, किसारी मोहन गंगुली। The only time the epic has ever been translated in its entirely into the European language, उसके बाद शायद कभी भी नहीं हुई अभी तक। और रविंद्रनाथ टैगोर जिनका हमने पहले भी पढ़ा, wrote in Bengali and English, was responsible for the translation of his own work in English। इन्होंने भी ट्रांसलेट किया है तो अपने वर्क को। उसके अलावा धन गोपाल मुखर्जी was the first Indian author to win a literary award in the United States। तो अगर आपके ज़हन में ये चीजें रह जाती हैं, जो स्लाइड को आप पढ़ेंगे दोबारा से तो मेमोरी बना लेंगे कुछ ना कुछ आप। उसके बाद जो हम आते हैं ना, जो द ट्रिनिटी, बिल्कुल जो तीन बड़े आगे हमारे नॉवेलिस्ट आते हैं पुराने टाइम के अंदर, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटर से पहले द ट्रिनिटी, इसको नाम हम देते हैं आर के नारायण, मलिक राज आनंद एंड राजा राव। ये तीन बड़े जो हैं वो नॉवेलिस्ट हैं अर्ली टाइम में। तो राजा राव जो है 1908 से लेकर 2006 तक इनके टाइम बंद है। इंडियन फिलोसोफर, राइटर, ऑथर्ड कांथापुरा एंड द सर्पेंट एंड द पोप। कांथापुरा पे मुझे याद पड़ता है, गुजरात यूनिवर्सिटी से मुझे किसी ने रब्ता किया था, कांथापुरा के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं हमारे कुछ दोस्त। एंड द सर्पेंट एंड द रोप, which are Indian in terms of their storytelling qualities। दूसरे बड़े इनके आथर हैं ट्रिनिटी में, तीन आथर हैं, तो राजा राव हैं, दूसरे हैं आर के नारायण 1906 से 2001, contributed over many decades and continued to write till his death। He was discovered by the Graham Greene in the sense that the later helped him to find a publisher in England। तो ग्राहम ग्रीन जो इंग्लिश ऑथर हैं, उनके साथ इनके कनेक्शन थे आर के नारायण। Green and the Narayan remained close friends till the end, similar to the way Thomas Hardy and the Wessex, Narayan created the fictitious town of Melgadi, where he sets his novels। तो मेलगदी जो है, इन्होंने बिल्कुल वेसेक्स की तरह एक मेलगदी एक टाउन क्रिएट किया आर के नारायण ने, और ये इनकी बात हमें याद भी रहेगी। और ग्राहम ग्रीन के साथ इनका जो रिलेशन है उसके हवाले से भी हम इनको याद रख सकते हैं। मलिक राज आनंद जो है ट्रिनिटी में तीसरे बड़े आथर, was similarly gaining recognition for his writing set in the rural India, but his stories were harsher and engaged sometimes brutally with divisions of the caste, class and religion। तो इनकी स्टोरी जो है ना अबाउट इस तरह के मैटर्स को डील करती है। देहाती जो है माहौल, रूरल जो इंडिया है, वहाँ जो कास्ट सिस्टम है,
उस तरह के लोगों को ये डील करते हैं। तो आज के लिए हम इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करेंगे। कंटेम्प्रेरी राइटिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और शायद इनकी एक दो और भी बुक की बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर में।